तो प्रशांत किशोर नाम तो सुना ही होगा, भारत के सबसे कामयाब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट्स में से एक। पर अब वो किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद बिहार की राजनीति बदलने के लिए मैदान में उतर गए हैं। लेकिन उनका प्लान क्या है? चलिए उनके एक हालिया इंटरव्यू के जरिए बिहार के लिए उनके पूरे ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, प्रशांत किशोर की नई पार्टी है जन स्वराज। इसको लेकर जो सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल उठता है वो यही है कि भाई, जो इसका मास्टरमाइंड है, जो इसका आर्किटेक्ट है, वो खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा? तो इस पर प्रशांत किशोर का जवाब बड़ा सीधा है। वो कहते हैं, मेरी प्राथमिकता अपनी एक सीट जीतने में 3-4 दिन लगाने की नहीं है। मेरी प्राथमिकता वो 200 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने मेरी बात पर भरोसा करके अपना करियर दांव पर लगा दिया है। मतलब वो इसे चुनाव से भागना नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मूव बता रहे हैं, एक ऐसी रणनीति जिससे वो पूरे राज्य में फैले अपने नए नए उम्मीदवारों को सपोर्ट कर सकें। तो आइए प्रशांत किशोर की इस पूरी स्ट्रैटेजी को 5 हिस्सों में तोड़ के समझते हैं। सबसे पहले उनका अपना दांव क्या है, फिर वो अपनी पार्टी कैसे बना रहे हैं, इसके बाद वो अपने विरोधियों पर कैसे निशाना साध रहे हैं, चौथा बिहार के लिए उनका विजन, उनका ब्लूप्रिंट क्या है, और आखिर में वो इस पूरे पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड को कैसे देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके अपने दांव की, यानी खुद चुनाव न लड़ने के फैसले की। इसके पीछे की असल कैलकुलेशन क्या है? देखिए, वो एक सीधी सी चॉइस सामने रख रहे हैं। एक तरफ है अपना पर्सनल कैंपेन, अगर वो राघोपुर से लड़ते हैं तो उन्हें 3-4 दिन वहीं देने होंगे। दूसरी तरफ है 200 से ज्यादा नए कैंडिडेट्स को सपोर्ट करना। अगर वो नहीं लड़ते तो यही 3-4 दिन वो 30-40 अलग अलग विधानसभाओं में घूमकर अपने लोगों के लिए कैंपेन कर सकते हैं। उनका तर्क ये है कि उन्होंने उन लोगों से वादा किया है जो पहली बार पॉलिटिक्स में आए हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर। उन्हें निराश करने का रिस्क वो नहीं ले सकते। तो ये तो हुई उनकी पर्सनल स्ट्रैटेजी। अब सवाल ये है कि वो अपनी पार्टी जन स्वराज को आखिर बना कैसे रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है? उनकी पार्टी का लीडरशिप मॉडल काफी अनोखा है। उन्होंने एक रोटेशन सिस्टम बनाया है। राज्य स्तर पर हर साल 5 सामाजिक समूहों से अध्यक्ष बनेगा और इसकी शुरुआत होगी सबसे वंचित यानी दलित समुदाय से। और नेशनल लेवल पर भी यही रोटेशन होगा, लेकिन उल्टे क्रम में, मतलब वहां शुरुआत होगी सामान्य वर्ग से। तो आइडिया ये है कि हर किसी को प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन इस अनोखे प्लान पर पहले ही दिन एक विवाद खड़ा हो गया। पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए उदय सिंह, जो पहले बीजेपी और कांग्रेस में रह चुके हैं। तो सवाल उठने लगे कि भाई, नए चेहरों की बात करने वाली पार्टी ने शुरुआत एक पुराने अनुभवी नेता से क्यों की? अच्छा, पार्टी बनाने के साथ साथ प्रशांत किशोर ने बिहार के बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों पर सीधे हमले भी शुरू कर दिए हैं। और उनके हमले काफी स्पेसिफिक और पर्सनल हैं। एक तरफ वो तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हैं, कहते हैं कि जिनके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, जो दिल्ली के टॉप स्कूल में पढ़े, वो 9वीं फेल हैं। उनका तर्क है कि ये दिखाता है कि वो शिक्षा को महत्व नहीं देते। दूसरी तरफ वो सम्राट चौधरी पर आरोप लगाते हैं कि उनकी डिग्री फर्जी है। वो कहते हैं कि अपने चुनावी हलफनामे में उन्होंने गलत जानकारी दी है। और देखिए वो अपना होमवर्क कैसे करते हैं। वो सम्राट चौधरी के बारे में कहते हैं, जिस कोर्स का वो कामराज यूनिवर्सिटी से दावा कर रहे हैं, वो तो सिर्फ तमिल बोलने वाले छात्रों के लिए है। क्या वो तमिल बोल सकते हैं? तो आप समझिए, वो पब्लिक में मौजूद डेटा जैसे कि इलेक्शन एफिडेविट को ही हथियार बनाकर तीखे सवाल दाग रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ राजनीतिक हमलों की नहीं है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने बिहार की जो बड़ी समस्याएं हैं, आर्थिक और सामाजिक, उनसे निपटने के लिए एक डिटेल्ड डेटाबेस्ड प्लान भी सामने रखा है। उनकी आर्थिक योजना का एक बहुत बड़ा पिलर है जिसे कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो या सीडी रेशियो। अब ये होता क्या है? सीधे शब्दों में ये वो अनुपात है कि बैंक अपने पास जमा हुए पैसे में से कितना पैसा लोन के तौर पर वापस उसी इलाके में देता है। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, मतलब उतना ही ज्यादा पैसा लोकल इकोनॉमी में घूम रहा है। अब ये देखिए बिहार की असलियत क्या है। बिहार का सीडी रेशियो सिर्फ 40% है, जबकि देश का औसत है 70%। मतलब एक बहुत बड़ा गैप है। और इस गैप का नतीजा क्या है? प्रशांत किशोर का दावा है कि इस कम सीडी रेशियो की वजह से 1990 से अब तक बैंकों ने बिहार से करीब 2 लाख करोड़ रुपए की पूंजी बाहर भेज दी है। मतलब एक गरीब राज्य का पैसा बाहर जा रहा है। उनका पहला लक्ष्य इसी को रोकना है। अब बात करते हैं शिक्षा की। यहाँ उनका प्लान 2 हिस्सों में है। पहला,
हर साल हर एक ब्लॉक में नेतरहाट जैसा एक वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल बनाना। और दूसरा, जब तक ये स्कूल बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक सरकार उस इलाके के बच्चों की प्राइवेट स्कूल की फीस भरेगी। एक तरह से ये एक ब्रिज सॉल्यूशन है। और आखिर में वो बात करते हैं भूमि सुधार की। उनका कहना है कि बिहार की 60% आबादी के पास अपनी जमीन नहीं है। पुरानी सरकारी योजनाएं फेल हो चुकी हैं। इसलिए एक पूरा लैंड सर्वे करवाना जरूरी है, ताकि जमीनी विवाद खत्म हो। उनका मानना है कि इससे न सिर्फ भूमिहीनों को फायदा होगा, बल्कि जिनकी जमीन है उसकी भी असली कीमत अनलॉक होगी। तो ये तो था प्रशांत किशोर का पूरा प्लान। लेकिन अब जब ये रणनीति जमीन पर उतरी है, तो असली राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है, और साथ में विवाद भी। प्रशांत किशोर ने देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के टॉप लीडर्स पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। वो इसे उम्मीदवार लूट का नाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनके कैंडिडेट्स पर चुनाव से नाम वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, और वो इसके लिए कुछ खास उदाहरण भी देते हैं। उनका दावा है कि दानापुर के उनके उम्मीदवार को नॉमिनेशन के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने कथित तौर पर पूरे दिन रोके रखा। एक और मामला ब्रह्मपुर का है, जहां उनके उम्मीदवार ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर आने के ठीक एक दिन बाद अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। तो देखिए, वो सिर्फ आरोप ही नहीं लगा रहे हैं, बल्कि बिहार चुनाव को लेकर दो बहुत बड़ी भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं। पहली कि 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और दूसरी कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 25 सीटों से भी कम पर सिमट जाएगी। ये ऐसे दावे हैं जिन्हें आने वाले वक्त में सही या गलत साबित होते हुए हम सब देखेंगे। और यहीं पर आकर प्रशांत किशोर के पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिहार एक ऐसा राज्य जहां की राजनीति पारंपरिक तौर पर जाति और निष्ठा पर चलती आई है। क्या वहां डेटा, पॉलिसी और नए चेहरों के दम पर खड़ा किया गया एक अभियान वाकई कोई बड़ी सेंध लगा सकता है? क्या ये एक नया रास्ता बना पाएगा?